हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो ये पेपर आपको मैं बता दूं, आपका जो ये पेपर है तो इसकी जो देख सकते हो आप, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर सॉल्व करेंगे। जो ये पेपर आपके आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पर लगा था और ये पेपर आपके 18/2/2020 को लगा है। तो आप देख सकते हो ये 18/2/2020 को और मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर ये पेपर लगा था। तो ये आप देख सकते हो मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर ये पेपर लगा था, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद में हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम पेपर पे अब। उसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसके अंदर दे रखा है। तो आज की वीडियो में वैसे हम ओनली फॉर 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन का हमने टारगेट कर रखा है। रोजाना 50 क्वेश्चन टारगेट कर रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि बीजेटी होता है यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, उसके अंदर आपके कितने टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहला तो टर्मिनल की बात की जाए तो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। तो ये ऐसा आपका डायग्राम आपने देखा होगा बीजेटी का। ये एनपीएन और पीएनपी दो प्रकार के होते हैं वैसे तो इसमें जो एक तो इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है। तो आपको पता है ये बीच वाला जो होता है बेस का होता है। उसके बाद में एक होता है आपका इमीटर, उसके बाद होता है आपका एक कलेक्टर। तो आपके जो तीन टर्मिनल होते हैं इसमें आपसे पता चलिए आपको कितने टर्मिनल होते हैं, तीन। तो इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो आप इनको याद रखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक पीएमएमसी मीटर का फुल स्केल मान 5 एम्पियर है। यदि 0.5 ओम वाले एक शंट को इसके साथ संयोजित किया जाता है तो इसकी नई रेंज क्या होगी। तो दोस्तों जो इसकी रेंज निकालनी है, तो आपको जो पता ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका डी ऑप्शन माना गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अंदर आपसे पूछा गया कि एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति का सही फेज अनुक्रम क्या है। तो जो 3 फेज आपूर्ति का जो फेज सही अनुक्रम जो होता है वो होता है R/B। क्या होता है? R/B। तो जो ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित एसी व डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको पता है एक 3 फेज है, तो 3 फेज के अंदर अर्ध नियंत्रित यानी कि हाफ वेव है, तो उसके अंदर जो डायोड की जो संख्या होगी वो आपकी 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो उसके अंदर 3 होगी। अगर फुल वेव की बात की जाए तो 6 डायोड की आवश्यकता होगी, वो भी 3 फेज के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है इसका अपने पास, तो वो आपका बी ऑप्शन है। क्या आंसर ऑप्शन है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका माना गया है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एकल फेज सेथिल्य मोटर किस प्रकार की मोटर होती है। जो एकल फेज सेथिल्य मोटर होती है वो आपको पता ही है। जो एकल स्ट्रेच मोटर की बात कर रहे हैं तो वो आपकी एक सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन सी होती है? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। और एक और मोटर होती है वो भी आपकी रिलेक्टेंस मोटर भी होती है। तो जो करेक्ट आंसर आपका, वैसे तो ये दोनों मोटर सिंक्रोनस मोटर होती है, लेकिन आपकी जो एग्जाम में पूछी जाए तो दोनों अगर ऑप्शन दे दो आपको हमेशा, ये देखो एक ये आपकी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपकी एक सिंक्रोनस मोटर होती है, ये भी आपकी एक सिंक्रोनस मोटर होती है, और स्ट्रेच मोटर भी आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कौन कौन सी मोटर सिंक्रोनस मोटर होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कौन 45 डिग्री है तो इसका विभेदन यानी कि रिजोल्यूशन डैश स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो दोस्तों अगर 45 डिग्री है तो जो इसका कौन बनेगा वो 8 डिग्री का, कितना का? 8 का। तो जो ये करेक्ट आंसर है इसका, तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V साइन 100t है तो इसके आयाम और आवर्ती का मान क्रमश क्या होगा। तो दोस्तों इसकी आवर्ती का जो आयाम मान होगा, वैसे तो आपको जो पता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समानांतर क्रम में संयोजित एक स्रोत मुक्त RLC नेटवर्क में नेपर आवर्ती कितनी होती है। तो दोस्तों जो नेपर आवर्ती होती है वो RLC, वो आपकी जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 2/4 RC। कितनी होती है? 2/4 RC करेक्ट आंसर है इसका, डी ऑप्शन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स
तो दोस्तों जो आपको पता है 3 फेज़ के अंदर जो अगर पूछा जाए तो जो जो फ्लक्स होता है वो आपके 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का, वो भी 3 फेज़ का। अगर सिंगल फेज़ की बात की जाए तो आपको होगा जो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का, सिंगल फेज़ की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता चल गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई यानी मात्रक क्या है? तो एसआई आपको पता है कूलाम होती है, और इसका एसआई जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। तो करेक्ट आंसर आपका है कूलाम। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां आई धारा को और आर प्रतिरोध को तथा टी समयावधि निरूपित करते हैं? तो जो करेक्ट आंसर आपका जो पता है वो आई स्क्वायर आर टी जूल को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद में आपसे 12th नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो निम्न में से कौन सत्य है? तो दोस्तों अगर आपको पता है जो अगर अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके अंदर जो धारा का श्रेणी क्रम में आपको पता है धारा का मान समान रहता है। अगर अपन समांतर में जोड़ेंगे तो अपने जो वोल्टेज का समांतर क्रम में आपके वोल्टेज का मान समान रहता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर माना गया है वो आपका बी ऑप्शन माना गया, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा। ये तो आपको पता ही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 13वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? तो आपको पता है जो पावर केबल का भाग नहीं है वो लोड नहीं होता है। लोड बाकी सब होता है, आवरण भी होता है, पैराविद्युत और चालक सभी होते हैं, लेकिन अब जो लोड होता है वो आपका भाग नहीं होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में निम्न में से क्या था? दोस्तों आपको पता है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग होती है या स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको भी कहते हैं, तो इसका जो क्या होता है, इसका प्रतिरोध तो अधिक होता है लेकिन निम्न प्रेरक की प्रतिक्रिया यानी एक्सेल का मान कम होता है। तो जो इसका देखते मैं आपको बताता हूँ, प्रतिरोध तो अधिक होता है लेकिन इसका जो एक्सेल का मान होता है वो कम होता है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से किस अनुप्रयोग में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आपको पता है लेड एसिड बैटरियों का उपयोग अपन ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। किसमें? ऑटोमोबाइल्स में। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसमें 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आर बराबर 100 में और जो कैपेसिटेंस का मान दे रखा है वो 20 मिली फेरेड दे रखा है। तो मिली फेरेड मान वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो इन परिपथ का कलांक यानी टाइम कांस्टेंट ज्ञात करना है। तो जो इसका टाइम कांस्टेंट होगा वो आपके कितना आएगा, जैसे मैं आपको बताया था। इसका जो टाइम कांस्टेंट जो करेक्ट आंसर मान जो माना गया वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 मिली सेकेंड। तो उसके बाद में आपसे पूछा गया 17वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की समग्र दक्षता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? जो समग्र दक्षता होती है वो आपकी क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट तो होती है, लेकिन जो उसके अंदर होती है पता है आउटपुट बटे आउटपुट प्लस सतिया को और प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों जो अपन इसको भी इनपुट को अपन क्या लिख सकते हैं, जो इनपुट होता है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आउटपुट प्लस सतिया, आउटपुट प्लस लॉसेस भी इसको लिख सकते हैं। तो जो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इनपुट को अपन ने ऐसे लिख दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 18वां नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड नहीं है? दोस्तों जो अपन वायरिंग प्रणाली में जो चयन करते हैं उसके लिए कौन सा मापदंड कार्य नहीं है? तो जो घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ये कोई मायने नहीं रखती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां उपभोक्ता को वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है? तो दोस्तों जो उसको क्या कहते हैं अपन उपभोक्ता टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो उसी क्या कहते हैं अपन उपभोक्ता टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसको अपन उपभोक्ता टर्मिनल कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर टर्मिनल कहा जाता है उसको। उसके बाद में आपसे 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें आपको जो कथन पढ़ना है वो सही है। तो अपन पढ़ते हैं तो बैटरी सेलों से बनी होती है, सही है, ये बात सही है। बैटरी में केवल रसायन ही होते हैं, कोई सेल नहीं होते। दोस्तों ये गलत बात है, ये तो इसमें सेल भी होते हैं, बहुत सारे सेल बने होते हैं। और इसमें पूछा गया कि सेल बैटरी से बने होते हैं, ये गलत बात है। बैटरी जो होती है वो सेलों से बनी होती है। उसके बाद में बैटरी अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है, ये गलत बात है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर जो बच्चा है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि सुरक्षा कार्यक्रम, यानी कि इसमें पूछा गया है कि आपसे सुरक्षा कार्यक्रम मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो जो दोस्तों जो 5 ES होता है, यानी कि 5 ES होता है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर को 40 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमश, यानी कि आपको जो आर्मेचर का प्रतिरोध दे दिया आपको 0.2 ओम और जो क्षेत्र वाइंडिंग का प्रतिरोध देगा 0.1 ओम। तो ब्रश वोल्टता ज्ञात करनी है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 226 है, यानी कि इसको जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 226 वोल्ट। दोस्तों ये निकाल लेना, वैसे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एसी डीसी कन्वर्टर में निम्न में से कौन सा मापदंड आउटपुट डीसी वोल्टेज को गुणवत्ता प्रदान करता है। दोस्तों जो करता है वो डिस्ट्रीकरण दक्षता प्रदान करती है। क्या करती है? डिस्ट्रीकरण दक्षता। जैसे कि अपन रेक्टिफायर की बात की जाए तो रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है वो 40.6 होती है। उसके बाद फुल वेव की बात की जाए तो 81.2 होती है। तो ये आपकी दक्षता मायने रखती है, किसकी दक्षता अधिक होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम वेस्ट करे बिना। उसके बाद में आपसे पूछा है कि एक प्रत्यावर्तक के तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दोस्तों जो तुल्यकालिक प्रतिघात को जो प्रदर्शित करते हैं अपन तुल्यकालिक प्रतिघात को, वो वोल्टेज खुला प्रति फेज बटे धारा लघुपतित प्रति फेज के नाम से उसको प्रदर्शित करते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में आपसे 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र इनमें से किसके बीच खींचा जाता है। तो दोस्तों जो आपको बताया वो वी वक्र होता है, वो आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य खींचा जाता है। लेकिन जो उल्टा वी कर्व होता है, जो उल्टा वी कर्व होता है, उल्टा वी कर्व होता है जो वो आपके किसके मध्य खींचा जाता है? फील्ड धारा, यानी कि अपन लिख सकते हैं IF, और किसके मध्य? अपन पावर फैक्टर के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपना जो वी कर्व होता है वो आपके आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के मध्य है, लेकिन उल्टा वी कर्व होता है वो जो फील्ड धारा और पावर फैक्टर के मध्य खींचा जाता है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उससे अपन क्या कहते हैं? डीसॉल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसॉल्विंग कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है इसके लिए जो ऑप्शन नंबर जो ए है उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डीसॉल्विंग। उसके बाद में जो 27वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो ये आपके किरचॉफ के प्रथम नियम, यानी कि करंट लॉ के हिसाब से, यानी कि KCL के नियम से को परिभाषित करता है। और जो KCL का नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर वो वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद में 28वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत प्रणाली का उत्पादन वोल्टेज कितना होना चाहिए। दोस्तों जो विद्युत आपूर्ति का जो उत्पादन वोल्टेज होता है वो न्यूनतम तो जैसे कि अपने 11 kV होता है। अगर मैक्सिमम की सामान्य तो 11 kV होता है, सामान्य तो न्यूनतम की बात की जाए तो 11 kV, लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो 33 kV तक भी अपन उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम तो ये हो गया, लेकिन जो सामान्यत की बात की जाए तो सामान्यत आपका जो होता है वो 11 kV या न्यूनतम ही आप मान सकते हो, नॉर्मल मान सकते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित परिवर्तन विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए वह यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में उसमें पूछा गया कि 30वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो बैटरी की धारिता आपको 100 एम्पियर घंटा दे दी और 20 वोल्ट होने पर, तो जो जो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका है वो 6 सेल होने चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका 6 सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे 22 टेबल मल्टी वाइब्रेटर के संबंध में
इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो बाई स्टेपल मल्टीवाइब्रेटर के संबंध में जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ट्रिगर्ड ऑसिलेटर भी होता है। कौन सा ऑसिलेटर होता है? एक ट्रिगर्ड ऑसिलेटर होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध एक संतुलित 3 फेज वोल्टेज वाले स्रोत से जुड़े होने पर कुल 4000 वाट विद्युत शक्ति की खपत करते हैं। यदि अब प्रतिरोधों को डेल्टा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति फेज व्यय वाली विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका यही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन के में ही दे रखा है। वो कितनी दे रखा है? 4000 वाट। तो जो खपत करेगा वो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एसी मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीमीटर की प्रतिबाधा तो जो होती है वो आवृत्ति के साथ स्थिर रहनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? फ्लेम यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ में कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि स्थिर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई मीटर के प्रतिरोध के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों ई मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि यदि एक बीजेटी को एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करना हो तो उसमें निम्न में से किस में संचालित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों अगर उसको एम्पलीफायर के रूप में यूज़ करना है तो आपको एक्टिव चाहिए थी, यानी कि एक्टिव रीजन में ही वर्क करना चाहिए। और एक्टिव रीजन कब बनेगा? जब वो जो आपका ट्रांजिस्टर या बीजेटी होता है वो या तो एक फॉरवर्ड वाइज में कार्य करे, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में वर्क करे। जब आपका वो क्या इसमें कार्य करेगा? आपका एक्टिव रीजन में, यानी कि सक्रिय क्षेत्र में। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रतिकारिता प्रेम में व्यापक रूप से इनमें से किससे संबंधित है? जो प्रतिकारिता यानी कंपेंसेशन थ्योरम होती है वो आपके नेटवर्क में सहायता प्रदान करती है, यानी कि जो नेटवर्क होते हैं तो उसमें ही आपका जो सहायता प्रदान करती है, यानी टॉलरेंस का जो प्रभाव होता है उसमें सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? तो जो दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत होती है वो घायलों के अनुत्पादक समय की लागत होती है, यानी कि जो उनके अनुत्पादक समय होता है जो उनकी लागत होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि VAR निम्न में से किसकी इकाई है? तो जो VAR होती है वो आपकी रिएक्टिव पावर की इकाई होती है। कौन सी पावर की? रिएक्टिव पावर की, यानी कि प्रतिघाती शक्ति की होती है। लेकिन जो आभासी शक्ति की होती है आपको मैं बता दूं, जो आभासी शक्ति की होती है वो किलोवाट होती है, और जो एक्टिव पावर की होती है वो आपकी KVA, और जो प्रतिघाती शक्ति की होती है वो VAR या KVAR भी कह सकते हैं अपन। ये आपको ध्यान रखना है सबकी क्या क्या होती है। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो डाउट नो कन्फ्यूजन। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता? तो दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा अपन तापमान को नहीं माप सकते और फ्रीक्वेंसी को नहीं माप सकते। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर है 39 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद में अपन 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग जाता है? दोस्तों जो घरों की वायरिंग में अपन यूज़ करते हैं वो एमसीबी का यूज़ करते हैं। जो एमसीबी होती है वो मैनेजर सर्किट ब्रेकर होता है। जो एमसीबी जो होती है वो आपके 2 से, यानी कि जो एमसीबी होती है वो 5 से 60 एम्पियर क्षमता में या 63 एम्पियर क्षमता में बनाई जाती है। 5 से 60 या 63 एम्पियर क्षमता में बनाई जाती है एमसीबी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैनेजर सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? तो दोस्तों जो क्राउलिंग होता है जो उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? टेढ़ा करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता? तो दोस्तों जो बहु संपर्कन पॉइंट बिंदु होता है, यानी कि अर्थिंग पॉइंट होता है, उसके बारे में कोई अपन नहीं जानकारी रखते। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है।
उसके बाद में आपसे पूछा है कि जेफेट अभिलक्षण वक्र यानी कि जेफेट का अभिलक्षण वक्र यानी कि पिच ऑफ संतृप्ति क्षेत्र के जेफेट इनमें से किसके रूप में कार्य करता है। दोस्तों जो क्या करता है, एक स्तर धारा स्रोत के बीच में कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे एक क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर जो बिल्कुल ही आगे बढ़ जाता है और बिल्कुल सकरा क्षेत्र हो जाता है, यानी कि पिंच यानी कि चुटकी जैसा महसूस होता है। तो इसमें से धारा बहती है बिल्कुल कांस्टेंट यानी कि स्थिर धारा बहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की वायरिंग की सामान्य विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों जो ऑप्शन के हिसाब से जो क्लिट वायरिंग होती है उसकी विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लिट वायरिंग। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभ्रक माई का नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों जो अभ्रक नामक माई का सामग्री होती है वो आपके विद्युत रोधी होती है, यानी कि अचालक होती है। तो अचालक यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। दोस्तों जो 5S प्रणाली का भाग नहीं है वो आपका स्वेप नहीं है। स्वेप आपका 5S प्रणाली का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है। जो इलेक्ट्रिक वायरिंग का जो प्रकार नहीं है वो खुली वायरिंग नहीं होती है। जो ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 66 केबी तक के अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो उसके स्क्रीन केबल होती है, स्क्रीन, तो उस प्रकार की केबल का अपन यूज़ करते हैं 66 केबी तक के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब से जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 49 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों जो उपयोग है वो आपका जहाँ उच्च भार व उच्च गति की आवश्यकता होती है, यानी कि उच्च टॉर्क की जो आवश्यकता होती है और उच्च गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अपन डीसी श्रेणी मोटर का यूज़ करते हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर का यूज़ जैसे मैं आपको बताया था, जो भारी कार्य होते हैं जैसे कि आपका होइस्ट वगैरह हो गई, क्रेन वगैरह होगी, तो उसमें आपका डीसी श्रेणी मोटर का ही यूज़ करते हैं। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 50 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अपन आपके 25 क्वेश्चन और बचेंगे, तो अपन वो इसी वीडियो में सॉल्व कर देगा, क्योंकि वीडियो कर लेते हैं एक बार लंबी, तो एक वीडियो में अपन उसको सॉल्व कर देते हैं टेक्निकल के। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि एक विभव मापी में कुल कितने लीड होते हैं। तो विभव मापी में आपके 3 लीड होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 25 क्वेश्चन और कर देते हैं। तो 25 तो आपके 51 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 mm तांबे एयर गैप युक्त एक वर्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले स्टील के बल्ले में 600 फेर है तथा उसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल एमएमएफ में से 40% लोहे पथ से होकर गुजरता है। तो ये मानते हुए कि इसमें कोई सड़न लीकेज नहीं है होता है, तो इस एयर गैप का लोहे और पथ प्रतिशतम अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका अनुपात होगा 3:2 होगा, यानी कि 3:2 इसका 2 करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आपका, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन पूछिए कि एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है। तो ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप आपकी जो वोल्टेज लुब्धि में कमी होती है, यानी कि जो वोल्टेज गेन होता है उसमें आपकी कमी होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम का एक मापदंड है जो निम्न में से क्या निर्धारित करता है। जो आपकी जो क्या करता है, प्रचालन की गति निर्धारित करता है। क्या करता है, प्रचालन की गति। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रचालन की गति। उसके बाद में आपसे 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा मापा जाता है, तो उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो उसको क्या कहते हैं अपन, एमएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएमएफ, यानी कि चुंबकीय वाहक बल, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है सही आंसर है। जो इसका जो फॉर्मूला आता है वो एफ बराबर एन आई होता है। क्या होता है, एन आई। तो ये करेक्ट आंसर है, यानी कि एम्पियर टन इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर टन होता है, यानी कि एम्पियर टन। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर टन होता है, जो फिर आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको क्या करना है कि उसकी जो सांस की है, जो श्वसन है, उसकी जांच करनी चाहिए। उसको सांस ले रहा है व्यक्ति या नहीं ले रहा है, तो उसकी जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
ऑप्शन की जांच करनी चाहिए। उसके बाद में आपसे 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्धचालक उपकरणों में स्वास्थ्य की जांच निम्न में से किसकी मदद से की जा सकती है। जो स्वास्थ्य की जांच होती है वो अपन डिजिटल मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि 57 नंबर क्वेश्चन में प्लेट भू संपर्कन यानी कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है। जो प्लेट होती है वो आपके तांबा से बनी होती है। किससे? कॉपर से या तांबे से। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तांबा। उसके बाद में आपसे 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर की क्षेत्र प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध यानी कि जो क्षेत्र फील्ड प्रतिरोध दे रखा है वो 50 ओम दे रखा है। जो आर्मेचर प्रतिरोध देखा है 0.1 ओम। तो इससे 100 वोल्ट 40 वाल्ट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो आर्मेचर धारा का जो मान होगा वो आपके कितना होगा? 26 एम्पियर। दोस्तों ये आप निकाल लेना, वैसे मैंने निकाल लिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि घरेलू उपकरणों में सामान्यतः किस इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों जो एसी आपूर्ति पर जो कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है घरेलू उपकरणों को। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो आपके नाइक्रोम से बना होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो आपके नाइक्रोम से बना होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक डैश जैसे व्यवहार करता है। दोस्तों आपके लघुपतित परिपथ की जैसे व्यवहार करता है। कौन से परिपथ की जैसे? लघुपतित यानी कि शॉर्ट सर्किट परिपथ की तरह व्यवहार करता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है। तो गैसों में जो विद्युत विसर्जन होता है वो आपके जब गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब भी तो होएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जब आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि अल्टरनेटर में उत्तेजक यानी कि एक्साइटर क्या प्रदान करता है। जो उत्तेजक प्रदान करता है वो आपके उत्तेजन वाइंडिंग को यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग आपको पता है रोटर पर अपन फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो उसको अपन डीसी शक्ति प्रदान करते हैं यानी कि डीसी ऊर्जा यानी कि डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से और उत्तेजक के रूप में अपन शंट जनरेटर का यूज में लेते हैं। शंट या कंपाउंड जनरेटर का भी आजकल यूज लग गए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपको मानना है तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक ऐसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जो कथन सत्य है ये स्वयं उत्पाद घूमेगी नहीं। तो सिंगल फेज मोटर आपको पता है अगर एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो वो घूमती भी नहीं है। उसका जो टॉर्क होता है जो टॉर्क का मान वो शून्य होता है और उसमें स्पंदन प्रकार यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय यानी कि पल्सेटिंग प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसलिए वो रोटेटिंग नहीं करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद में अपन 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद हम आपके 10 क्वेश्चन और बचेंगे टेक्निकल के। फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किस में परिवर्तन होने पर बदल जाती है। तो दोस्तों तापमान में परिवर्तन होने पर उसकी चुंबकशीलता परिवर्तित हो जाती है। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में आपसे 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक यूनिवर्सल मोटर में बल लागुण निम्न में से किसके समानुपाती है। दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर में जो बल लागुण होता है वो आपके आर्मेचर धारा के समानुपाती आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके? आर्मेचर धारा के यानी कि टी समानुपाती आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए संकेत की पहचान कीजिए। तो आपको इस डायग्राम दिख रहा है यानी कि एक इमेज दिख रही है। तो इसमें पूछा गया है कि आपसे तो ये किसको दर्शाता है। दोस्तों जब बता रहा है कि आपको विद्युत खतरे वाले चीज़ों को ना छूए, जो करंट को आपको झटका लगे उन वाली चीज़ों को नहीं छूना है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो कन्फ्यूजन नो डाउट। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि परिपथ के साधते के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो अपन उसका अपन करते हैं नियॉन टेस्टर का। किसका करते हैं? नियॉन टेस्टर का यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर है आपका डी है। अपन नियॉन टेस्टर को अपन फेस टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी अधिकतम क्षमता होती है वो 500 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 500 वोल्ट तक ये माप सकता है। उसके बाद में अपन 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं
और 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है, तो वो आपका होता है एमएमएफ ड्रॉप। इसके मैग्नेटिक मोटिव फोर्स ड्रॉप यानी कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि इसको कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है यानी कि सूत्र है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो क्या दे रखा है, उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बटे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई नो डाउट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो निम्न में से आपका जो के डब्ल्यू बराबर के वी इंटू शक्ति गुणक होता है, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो ध्यान रखना है आपको कौन सा सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न विद्युत मापदंडों को कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यस्त रखने के लिए प्रदर्शन संकेतक है। दोस्तों जो इसका सही आंसर है आपका वोल्टेज और धारिता और दक्षता आपकी सभी होती है, यानी कि वोल्टेज और कैपेसिटेंस और जो इफिशिएंसी होती है वो सारी होती है। जो ऑप्शन के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर माना गया वो आपका सी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें पूछा गया कि एक SCR एक डैश उपकरण है यानी कि खालिस्तान उपकरण है, वो आपका क्या है, एक अर्ध नियंत्रित यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। किसी तरह हाफ वेव यानी कि अर्ध तरंग डिस्चार्ज की तरह कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी तरह कार्य करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन के आपसे जो ए ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो का अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो मेगर का यूज अपन करते हैं उच्च प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उच्च प्रतिरोध, यानी कि मेगों में जो मापते हैं वो अपन मेगर के द्वारा ही मापते हैं, यानी कि मेगर के द्वारा अपन इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। तो इंसुलेशन जो प्रतिरोध का मान होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन है। तो आज की वीडियो का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका एकल फेज प्रेरण मोटर का फेज स्प्लिटर निम्न में से किससे जुड़ा होता है। तो दोस्तों जो जुड़ा होता है वो स्टार्टर यानी कि स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा था। किसके साथ जुड़ा था, स्टार्टर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में, यानी कि ये दोस्तों एक गलती, स्टार्टर नहीं होता, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जो फेस लिफ्टर होता है वो आपका एक फेस लिफ्टर वो किसको कह रहा है, आपके जो फेस लिफ्टर होता है वो आपके किसको कह रहा है, जो फेज का विभाजन करता है। यानी कि फेज का विभाजन करने के लिए जैसे कि अपन कैपेसिटर का यूज में लेते हैं और किसी ऐसे कि कैपेसिटर का यूज लेते हैं और इंडक्टर का भी ऐसे यूज लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ये आपका जो इसको करेक्शन कर लेना, ये स्टार्टिंग होगा, क्या होगा स्टार्टिंग। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा जब सभी होगा। तो आज के आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर डेली क्विज करना चाहते हो, जैसे कि आप रोज दिन टेस्ट देना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीजे टेक्निकल क्लासेस नाम से, मैं आपको बता देता हूँ। पीजे टेक्निकल क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। जो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज चलती है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।